एवरीबॉडी, आज फिर से हम लोग असाइनमेंट की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो अभी तक हमने पिछले 3 लेक्चर्स में असाइनमेंट में किया है। उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सेम ऑफ एक समरी की तरह हम इस प्रॉब्लम को लेंगे जो भी हमने अभी तक सीक्वेंस समझा है। तो आज मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा है असाइनमेंट का, और यहाँ पे आपको जो है वो टाइम गिवन है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम में हमें सॉल्व करना है, तो हमारी जो बेसिक स्टेप्स हैं उससे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो स्टेप इसमें आती है वो आती है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज जो हैं 1 2 3 4 5 6 और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। यदि ये नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते हैं तो हम एक डमी कॉलम या डमी रो ऐड कर लेते हैं, जो भी हमारे पास कम होता है। हमने सेकंड लेक्चर असाइनमेंट में ये चीज़ समझी थी। इसके बाद सेकंड जो इसमें है स्टेप है वो है इसका ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने आपको बताया कि ये टाइम आपको गिवन है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो मिनिमाइजेशन है। हम कैसे पहचानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था कि यदि आपको टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, कॉस्ट गिवन है, तो उसका ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन होगा। और यदि यही चीज़ आपको प्रॉफिट गिवन है, सेल्स गिवन है, किसी बैट्समैन का स्कोर गिवन है, तो ऑब्जेक्टिव जो है वो मैक्सिमाइजेशन होगा, क्योंकि आप वो चीज़ ज़्यादा करना चाहेंगे, सेल्स ज़्यादा करना चाहेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा करना चाहेंगे। लेकिन कॉस्ट, टाइम, डिस्टेंस ये सब आप कम करना चाहेंगे। कम से कम कॉस्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ करना चाहेंगे। तो टाइम और कॉस्ट, डिस्टेंस इसके ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन रहते हैं। मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो रो मिनिमा स्टेप आता है। जैसा कि अभी तक आप समझ गए होंगे कि रो मिनिमा की जो स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं। उसमें जो हमारे पास हर एक इंडिविजुअल रो है, उस रो को हम कहीं ना कहीं उसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू को बाकी सारी जो वैल्यूज हैं उसी रो की, उसमें से माइनस करना स्टार्ट करते हैं। तो हर एक रो को हम देखेंगे और उस रो में से जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगा उसको हम माइनस कर देंगे उसी रो की बाकी सारी वैल्यूज से। फर्स्ट रो जो है इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो 9 है, तो हमने 9 को माइनस करा उसी रो की बाकी सारी वैल्यूज से, तो 0। फिर उसके बाद बचा 13, 49, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 10, फिर इसके बाद 18। सेकेंड रो में आते हैं। सबसे लोएस्ट वैल्यू जो इसमें है वो है 43, उसको माइनस किया तो 0, 35, 29, 7, 20 और 5। नेक्स्ट रो में सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो 28 है, उसको माइनस किया, बाकी सारी वैल्यूज जो उसी रो की हैं उसमें से। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है रो डी, उसमें आपको सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो 27, इसको माइनस करना शुरू करा, -39 -27, 32 -27। फिर नेक्स्ट रो जो है उसमें सबसे लोएस्ट है 11, 36 -11, 11 -11, 57 -11, 22 -11, 25 -11 and 18 -11। नेक्स्ट रो में सबसे लोएस्ट है 3, इसको हमने माइनस कर दिया बाकी सारी रोज की वैल्यू से। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है वो आता है कॉलम मिनिमम। इस कॉलम मिनिमा
स्टेप में हम रो मिनिमा वाली स्टेप को देखेंगे और रो मिनिमा की स्टेप से हर एक कॉलम में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसको बाकी अदर वैल्यू जो है उसी कॉलम की उससे माइनस करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कॉलम जो है इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 है, तो 0 की वैल्यू को ये वैल्यू सेम एज इट इज रहेगी। सेकेंड कॉलम में भी सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 है, तो 0 को आप किसी भी अदर वैल्यू से माइनस करेंगे तो सारी वैल्यूज जो है वो सेम रहने वाली है। फिर इसके बाद भी नेक्स्ट में 0 है, इसके बाद भी जो नेक्स्ट है उसमें सबसे लोएस्ट 2 है, उसको माइनस करते हैं, बाकी जो भी वैल्यूज हैं उसी रो में। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है उसमें सबसे लोएस्ट 10 है, उसको माइनस करते हैं। इसके बाद जो सबसे लोएस्ट वैल्यू वो 5 है, अब इस कॉलम मिनिमा के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है वो आती है असाइनमेंट। ये जो कॉलम मिनिमा वाला मैट्रिक्स है इसी को हम कॉपी करेंगे इस मैट्रिक्स के अंदर। जो वैल्यूज आपने कॉलम मिनिमा में लिखी हैं सेम टू सेम वैल्यूज आप इस असाइनमेंट वाले मैट्रिक्स में लिखेंगे और फिर असाइनमेंट करना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जीरो 15 0 53 49 29 63 0 46 50 0 5 7 29 26 0 10 7 2 4 4 13 0 0 2 अगेन 0 2 उसके बाद 20। अब यहाँ पे हमको असाइनमेंट करना स्टार्ट करना है। असाइनमेंट हम कैसे करेंगे, जो फर्स्ट हमारी रो है वहाँ से हम देखना शुरू करेंगे कि किस रो में हमको सिंगल 0 मिलता है। फर्स्ट रो में 3 zeros हैं, आगे बढ़ेंगे। सेकेंड रो में 2 0 हैं, थर्ड रो में 2 0 हैं, फोर्थ में 2 हैं, फिफ्थ में एक सिंगल 0 है। तो हमने यहाँ असाइन करा, जैसे ही हमने यहाँ असाइन करा इसके अलावा कोई और 0 है उस कॉलम में तो उसको हमने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट रो पे आए, यहाँ पे हमको सिंगल 0 है, हमने यहाँ असाइन करा, इसके ऊपर वाले दोनों जो जीरोस हैं उसको हमने कैंसिल कर दिया। हमने रो चेक कर ली, अब हम कॉलम चेक करेंगे। फर्स्ट कॉलम में हो गया असाइनमेंट, सेकंड कॉलम में असाइनमेंट हो गया, थर्ड कॉलम में एक सिंगल 0 है, हमने यहाँ असाइन करा, इसके अलावा जो भी अदर 0 था उस रो में वो कैंसिल कर दिया। फोर्थ में एक सिंगल 0 है, वहाँ असाइन कर दिया, अदर 0 को कैंसिल कर दिया। फिफ्थ में कोई 0 है नहीं, सिक्स में 2 0 हैं। तो अभी फिर से हम एक बार रो देखेंगे। फर्स्ट रो में असाइनमेंट हो गया, सेकंड में एक सिंगल 0 है, वहाँ असाइन हुआ और ये कैंसिल हो गया जो अदर 0 था। अब हमारा जॉब ये है कि जितने भी कैंसिल 0 हैं या जो भी असाइन 0 हैं उनको हमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से कवर करना है। या तो आप ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं या फिर जो हमारी प्रोसेस है वो टिक है नॉन टिक वाली, उससे हमें करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी रो है जिसमें आपको असाइनमेंट नहीं किया हुआ है। तो रो सी है जिसमें असाइनमेंट नहीं है, बाकी सब रो में असाइनमेंट आपको मिल गया है। तो हमने सबसे पहले इस रो को टिक करा। अब हम देखेंगे सिर्फ इसी रो में कि कैंसिल 0 कहाँ कहाँ पे है। तो हमने इस रो पे देखा तो 2 जगह कैंसिल 0 हमें दिख रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो हमने उन दोनों कॉलम्स को टिक कर लिया। अब हम सिर्फ उन्हीं 2 कॉलम्स को देखेंगे कि वहाँ पे कहाँ पे असाइनमेंट्स हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है इसमें असाइनमेंट हमारा ई पे है, तो हमने इसकी रो को टिक कर दिया। और एक बार फिर से देखा कि क्या इस रो में कोई और कैंसिल 0 है, तो नहीं है, तो हम यहाँ रुक गए। जो सेकंड वाला कॉलम था उसको हमने देखा, उसमें कहाँ असाइनमेंट था, तो उसमें असाइनमेंट इस बी वाली रो में था। हमने यहाँ टिक करा
और एक बार फिर से देखा कि क्या इसमें कोई कैंसिल ज़ीरो है, तो वो बी कॉलम में था, तो हमने इस कॉलम को टिक करा फिर से, और फिर से इस कॉलम में देखा कि इस कॉलम में असाइन सेल कहाँ है, तो वो एफ में था, तो हमने रो को टिक कर दिया। फिर से इस रो में देखा कि कोई कैंसिल ज़ीरो तो नहीं है। जब भी हम रो वाली साइड पे आते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि उस रो में कोई कैंसिल ज़ीरो तो नहीं है। यदि होगा तो फिर हम वापस से उस कॉलम को टिक करेंगे जहाँ पे कैंसिल ज़ीरो है। तो हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने क्या की थी, हमने इस रो को टिक किया था जहाँ पे असाइन नहीं था। फिर हमने सिर्फ उसी रो में देखा कि कैंसिल ज़ीरो कहाँ कहाँ है। दो जगह कैंसिल ज़ीरो थे, हमने उन दोनों जगह के कॉलम्स को टिक किया। फिर इन कॉलम्स में देखा कि कहाँ पे आपने असाइनमेंट किया है, तो हमने सेकंड वाले कॉलम में देखा असाइनमेंट जहाँ पे था उसकी रो को टिक कर दिया। जैसे ही रो को टिक करा फिर से देखेंगे कि कोई कैंसिल ज़ीरो तो नहीं है, कैंसिल ज़ीरो नहीं था, तो हम यहीं रुक गए। लेकिन जो पहले हमने कॉलम टिक किया था उसको भी चेक करा, उसमें कहाँ असाइनमेंट था, बी वाली रो में था, हमने वहाँ असाइन कर लिया। फिर इस रो को देखा कि इसमें कहाँ कैंसिल ज़ीरो है, तो हमने अगेन उस कॉलम को टिक करा। कॉलम में देखा असाइनमेंट कहाँ है, पहले रो देखी, फिर कॉलम देखा, फिर से रो देखी, फिर से कॉलम देखा। सबसे पहले रो देखी जहाँ पे असाइनमेंट नहीं है, फिर हमने कॉलम देखा, उसी रो के अंदर कहाँ कैंसिल ज़ीरो है उसके कॉलम को टिक करा। जब कॉलम को टिक करा उसके बाद हमने ये देखा कि उस कॉलम में असाइनमेंट कहाँ है, तो उसकी रो को टिक करा। एक दो बार आप इसको रिपीट करिएगा प्रोसेस, ये चीज़ एक बार आप समझ गए तो बहुत इजी है ये। लेकिन हमें थोड़ा सा इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम स्टार्टिंग रो से कर रहे हैं जहाँ पे कोई असाइन नहीं है, फिर उस रो के अंदर देख रहे हैं कि कहाँ कैंसिल ज़ीरो है, उसके कॉलम को टिक कर रहे हैं, फिर कॉलम को देख रहे हैं कि कहाँ असाइन है। जैसे ही असाइन हमें मिलता है तो हम उसकी रो को टिक करते हैं, फिर से उस रो में देखते हैं कि कहीं कैंसिल ज़ीरो तो नहीं है, और ये प्रोसेस जो सेकेंड और थर्ड वाली स्टेप है वो रिपीट होती जाती है। और ये तब जाके रुकती है जब आपको उस रो पे किसी तरह का कोई भी कैंसिल ज़ीरो नहीं दिखता है। जो आपने लास्ट रो टिक करी है उसमें यदि आपको कोई कैंसिल ज़ीरो नहीं मिल रहा है तो ये प्रोसेस रुक जाएगी। ये स्टेप होने के बाद हमारा जो स्टेप ये रहता है कि जो अनटिक्ड रो है, जिस रो पे आपने टिक नहीं करा है, जैसे रो 8 और रो डी, इन दोनों पे आपने टिक नहीं किया है, तो हमने इसको कैंसिल करा और वो सारे कॉलम कैंसिल करे जो आपने टिक किए हुए हैं। तो जो अनटिक्ड रो हैं और जो टिक्ड कॉलम है उनको हमने कैंसिल करा। कैंसिल करने के बाद हम ये देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे ये लाइंस नहीं है उसमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। जैसे 10, 5, 29, 63, 7, 7, 4, 9, 46, 50, 26, 4। अब इन सब में से सबसे लोएस्ट वैल्यू 4 है। इस 4 को हम माइनस करेंगे उन सारी वैल्यूज से जहाँ पे लाइन नहीं है, उसको ऐड करेंगे जहाँ पे इंटरसेक्शन है, ऐसा दो लाइनों का इंटरसेक्शन है वहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, और जहाँ पे सिंगल लाइंस हैं उसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। तो इसी मैट्रिक्स को हम एक बार फिर से रिफ्रेम करते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। ए बी सी डी ई और एफ। सबसे लोएस्ट वैल्यू जहाँ पे लाइंस नहीं थी उसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू है 4। इस 4 को जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ पे हमने उस वैल्यू में ऐड करा। जैसे कि यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे 0 लिखा है तो 0 + 4 4 हो गया। ये 13 है, ये इंटरसेक्शन से है, यहाँ 13 + 4 17 हो गया। ये सिंगल लाइन है, ये एज इट इज़ आ जाएगी 0 0। यहाँ इंटरसेक्शन है तो 13 + 4 17 हो गया। यहाँ पे सिंगल लाइन है तो एज इट इज़ वैल्यू आएगी, यहाँ पे सिंगल लाइन है एज इट इज़ वैल्यू आएगी। यहाँ पे लेस होगा तो 25, 1 और 6, वो जो लोएस्ट डिजिट 4 हमने सिलेक्ट करी थी वो हम यहाँ पे लेस कर रहे हैं। ये सिंगल लाइन है, ये एज इट इज़ आएगी। जहाँ सिंगल लाइन है वहाँ पे वो वैल्यूज़ जो है वो एज इट इज़ आएंगी। जहाँ पे कोई लाइन्स नहीं है उसमें से वो माइनस हो जाएंगी, तो 59, 3, 3 और यहाँ पे सिंगल लाइन है तो 0। ये इंटरसेक्शन सेल है तो ऐड हो जाएगा, सिंगल लाइन एज इट इज आ जाएगी, इंटरसेक्शन सेल
जो वैल्यू लिखी है उसमें ऐड हो जाएगी। यहाँ 0 है तो 0 + 4, यहाँ 13 था तो 13 + 4, यहाँ पे सिंगल लाइन है तो ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पे कोई लाइन्स नहीं है तो इसमें से वो लोएस्ट वैल्यू माइनस हो जाएगी। 46 - 4, 42, 9 - 4, 4 - 4, 26 - 4, 50 - 4 और ये 2 और 20। सिंगल लाइन एज इट इज़, इंटरसेक्शन सेल प्लस और बाकी जहाँ पे कोई लाइन नहीं है उसमें से माइनस। अब इस सेल के अंदर हम फिर से असाइनमेंट करना शुरू करेंगे। हम देखेंगे कि वो असाइनमेंट हमें कहाँ से करना है। हमें वहाँ करना है जहाँ पे सिंगल ज़ीरो है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करा हमने फर्स्ट रो से। फर्स्ट रो में 2 ज़ीरो हैं तो हम अभी आगे गए सेकेंड रो में। सेकेंड रो में 2 ज़ीरो हैं, फिर थर्ड रो में गए, यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं। फोर्थ रो में आए, यहाँ पे एक सिंगल ज़ीरो है तो आपने यहाँ असाइन करा। जब आपने यहाँ असाइन करा तो आप ये देखेंगे कि इस कॉलम में कोई और ज़ीरो तो नहीं है, तो नहीं है। ई में हम आए, ई में 2 ज़ीरो हैं तो हम आगे गए। एफ में 2 ज़ीरो हैं तो अभी हम आगे जाते हैं। अब हम कॉलम चेक करेंगे। फर्स्ट कॉलम में 2 ज़ीरो हैं, सेकेंड कॉलम में 2 ज़ीरो हैं, थर्ड में एक सिंगल था वो असाइन हो गया है, फोर्थ में एक सिंगल है तो हमने यहाँ असाइन करा और इसके अलावा जो ज़ीरो आ रहा था अदर रो में उसको हमने कैंसिल कर दिया। और फिर कॉलम देखा, अगेन 2 ज़ीरो हैं, नेक्स्ट वाले कॉलम में भी 2 ज़ीरो हैं। अब हमने एक बार रो चेक कर ली, एक बार कॉलम चेक कर लिया। अब हम फिर से रो देखना शुरू करेंगे। फर्स्ट रो पे असाइन हो चुका है, सेकंड पे 2 ज़ीरो हैं, थर्ड में 2 ज़ीरो हैं, फोर्थ में एक सिंगल ज़ीरो है, फिफ्थ में 2 ज़ीरो हैं, सिक्स्थ में 2 ज़ीरो हैं। फिर हम फिर से हमारा कॉलम देखते हैं। रो देखने के बाद फर्स्ट कॉलम में 2 ज़ीरो, सेकेंड में 2 ज़ीरो, ये असाइन हो गया, ये असाइन हो गया। मतलब अब हमें क्या है, हर रो और हर कॉलम में 2 ज़ीरोज़ मिल रहे हैं। हम हर कॉलम और हर रो को चेक कर लें, हमको कम से कम 2 ज़ीरोज़ मिल रहे हैं। तो ये जो केस है वो मल्टीपल सॉल्यूशन का केस है, जैसा हमने सेकेंड वीडियो में समझा था। अब हम क्या करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट सेल बनाएंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही एक मैट्रिक्स और बनाएंगे। जहाँ पे असाइन किया हुआ वहाँ पे असाइन कर देंगे, जहाँ पे कैंसिल किया हुआ वहाँ पे कैंसिल कर देंगे। सेम ऐसा ही हम एक और एक मैट्रिक्स बना देंगे। कभी कभी मैंने ये देखा है कि कुछ लोग मल्टीपल सॉल्यूशन जो है वो नहीं कैलकुलेट करते हैं और क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे आपको फर्स्ट रो में 2 ज़ीरो मिल रहे हैं तो रैंडमली किसी एक जगह पे सिलेक्शन किया और फिर उसके बाद बाकी ज़ीरोज़ को कैंसिल करना शुरू करा और सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो वो मल्टीपल सॉल्यूशन नहीं करते हैं। पर प्रोसेस ये है कि आपको यदि साइन नहीं हो रहा है तो मल्टीपल सॉल्यूशंस बनाने हैं। अब हमने सेम जो हमारा मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज़ को हमने एग्जैक्टली कॉपी कर रहे हैं। जहाँ पे हमने असाइन किया हुआ है वहाँ पे असाइन वैल्यूज़ लिख रहे हैं, जहाँ पे असाइन नहीं है वहाँ पे हम एज इट इज़ उस वैल्यू को लिखते जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली हमने एक डुप्लीकेट कॉपी जो है उसका बना लिया है और इसके बाद फिर हम इसमें असाइनमेंट करना स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास जब हम असाइन कर रहे थे यहाँ पे तो बी रो में 2 ज़ीरो थे, एक यहाँ पे ज़ीरो है ए में और एक यहाँ पे ज़ीरो है एफ में। तो हमने क्या करा, एक तरफ हमने ये ए वाला कॉलम जो है वो सिलेक्ट करा रो, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में हमने इसी बी रो में इस लोकेशन की जगह वो वाली लोकेशन सिलेक्ट करी। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस थे बी लोकेशन में। हमने 2 ऑप्शंस के अलग अलग मैट्रिक्स बनाए, एक में एक जगह एलोकेशन करा, दूसरे में दूसरी जगह एलोकेशन करा। जब हमने यहाँ एलोकेशन करा तो उसके अलावा जो ज़ीरोज़ हैं उस रो में या कॉलम में उसको हमने कैंसिल करा। उसके बाद हमने नॉर्मल जैसे असाइनमेंट करते हैं वैसे करना चेक करना शुरू करा। यहाँ पे देखा थर्ड रो में 2 ज़ीरो हैं, आगे बढ़े, फिर असाइन हो चुका था। फोर्थ में 2 ज़ीरो हैं, लास्ट वाली में एक सिंगल ज़ीरो हमें मिला तो ये ऊपर वाला जो है वो कैंसिल हो गया। फिर हमने कॉलम देखना शुरू करा। फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम में 2 ज़ीरो हैं, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, लास्ट में एक सिंगल ज़ीरो है तो यहाँ असाइन हुआ, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर से रो चेक करी, फर्स्ट रो हो चुकी है, सेकंड हो गई है, थर्ड हो गई है, फोर्थ
और यहाँ पे एक सिंगल जीरो है जो हमने असाइन कर दिया। अब हमारे पास पूरे 6 सॉल्यूशंस मिल गए उसके अंदर। यहाँ पे जब हमने बी पे इस तरफ एलोकेशन किया था तो उसके भी हम ऐसे ही सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। जो ज़ीरोज़ हैं उसके अलावा उस पर्टिकुलर कॉलम में वो कैंसिल कर दिए। फिर आगे गए, थर्ड रो में एक सिंगल ज़ीरो है वहाँ असाइन करा, जो ज़ीरो आया अदर उसको कैंसिल कर दिया। फोर्थ में हो चुका था। फिफ्थ में एक सिंगल ज़ीरो था तो यहाँ असाइन हुआ और जो अदर ज़ीरो आ रहा है उस कॉलम में उसको कैंसिल कर दिया। और लास्ट में एक सिंगल ज़ीरो था जहाँ पे हमने असाइन कर दिया। तो बेसिकली हमने इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाले। लोकेशंस अलग अलग होंगी लेकिन जब आप फाइनल सम करेंगे तो उसका आंसर एक आएगा। अब इनके दोनों के हम सॉल्यूशंस यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो मैट्रिक्स है उसमें ए बी सी डी ई और एफ। ए का एलोकेशन हुआ है डी पे, बी का एलोकेशन हुआ है ए पे, सी का एलोकेशन हुआ है एफ पे, डी का एलोकेशन है सी पे, ई का एलोकेशन है बी पे, एफ का एलोकेशन है ई पे। सेकेंड वाला जो केस था उसमें भी हम सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। ए का एलोकेशन डी, बी का एलोकेशन एफ, सी का एलोकेशन बी, डी का एलोकेशन सी, ई का एलोकेशन ई, एफ का एलोकेशन ए। ओरिजिनल जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ लेंगे। हम ये देखेंगे कि ए की डी पे वैल्यू कितनी थी। ए की डी पे वैल्यू जो थी वो 11 थी। बी के ए में वैल्यू जो थी 43 थी। सी के एफ में वैल्यू कितनी है 33 है। फिर इसी तरह से डी और सी की वैल्यू 27, ई और बी की वैल्यू 11, एफ और ई की वैल्यू 17। यही हम सॉल्यूशन सेकंड के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। ए और डी का वैल्यू 11, बी और एफ का वैल्यू 48, सी और बी का वैल्यू 28, डी और सी 27, ई और ई 25, एफ और ए 3। और दोनों साइड के जो सॉल्यूशंस हमने कैलकुलेट करे हैं उसका सम अप कर लेते हैं। वन 42 आ रहा है फर्स्ट का। सेकंड का देख लेते हैं। तो दोनों का जो हमने सम अप करा वो हमारे पास 142 आया। एक बार इस प्रॉब्लम को आप रिवाइज करिएगा अच्छे से। थोड़ा सा ये जो स्टेप है टिक अनटिक वाला, यहाँ पे अपने को थोड़ी सी एफर्ट देने की ज़रूरत है। इसको बहुत लेंथी वे पे आप एक बार रिवाइज करके दूसरी बार रिवाइज करके थोड़ा सा इसको आप ध्यान से समझिएगा। और मल्टीपल सॉल्यूशन के केस हैं। देखिए ये सब प्रॉब्लम्स जो होती हैं इसमें थोड़ा रिविज़न लगता है और आपको कंटिन्यूस बेसिस पे थोड़ा रिवाइज करना है। और जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जैसे मैंने आपको भी ये 4th लेक्चर शेयर करा है तो आप फर्स्ट लेक्चर से फिर से एक बार उसको देखिए और फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रॉब्लम उसका जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व करना शुरू करिए। आपको धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता दिखेगा। तो जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं उसको पहले सॉल्व करिए फिर इसको सॉल्व करिए। ये आपको असाइनमेंट्स में काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे ये चारों जो लेक्चर्स हमें लिए हैं। और यदि आप इनको रिवाइज़ कर लेते हैं अच्छे से बार बार इन्हीं प्रॉब्लम्स को तो आप काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगा इसके सॉल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए। आई होप ये लेक्चर्स आपको हेल्पफुल हो रहे हैं। और बस आज यहीं हम एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगेन फिर किसी टॉपिक के साथ और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट एक और इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ ट्रैवलिंग सेल्समैन्स की प्रॉब्लम्स आती हैं या हम बात करें सीक्वेंसिंग हमें बनाना पड़ता है सॉल्यूशन आने के बाद, वो असाइनमेंट का एक नेक्स्ट स्टेज रहता है तो उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। और मेरी कोशिश है कि मैं आपको टॉपिक वाइज एक कम से कम क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा सकूं जिससे कि आप उसको प्रैक्टिस करके जो अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है उसको आप कर सकें। आई होप आप लोग इसको रिवाइज़ करेंगे और जो भी आपके थॉट्स होते हैं, कोई आपको चीज़ क्वेश्चंस हैं तो आप कुछ और सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिर मिलेंगे हम। हंसते रहिए, ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।